हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन है वेब3 की दुनिया का। और इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे जो ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ है उसके बारे में, कि आखिर ये जो ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ है इसकी टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। ये टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों, पीछे चल क्या रहा है, और इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। एसईसी और जो बाइनेंस है उनके बीच में कुछ अग्रीमेंट हुआ है, और वो क्या अग्रीमेंट है। हम एक ऐसी बात करेंगे कि एसईसी के प्लान क्या है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एसईसी की एक्सचेंज खुद की एक्सचेंज से मेरा मतलब ये कि एसईसी ऑब्वियसली अपनी एक्सचेंज तो नहीं ला सकता, लेकिन उनकी मनचाही एक्सचेंज कैसी होगी उसका डिमॉन्स्ट्रेशन उन्होंने कर दिया है। एक लाइसेंस उन्होंने इशू कर दिया है, और उसके बारे में बात करेंगे कि वो एसईसी उसको एक तरीके से कह रहा है कि अगर आपको एक्सचेंज खोलनी है ना तो इस एक्सचेंज को देखो। और पता है वो कौन सी एक्सचेंज है? एक्चुअल में उसका किसी ने नाम ही नहीं सुना था। मतलब खुद की बनाई हुई एक एक्सचेंज, जिसको वो बेंचमार्क प्रूव कर रहे हैं कि आपको अगर एक्सचेंज खोलनी है तो आप इस एक्सचेंज को देखो। राइट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे वो क्या सिग्नल देना चाह रहे हैं, आगे फ्यूचर क्या होगा, एक रेगुलेटेड एक्सचेंज किस तरीके की होगी, और उस एक्सचेंज का नाम क्या है, उस एक्सचेंज से को क्यों एक बेंचमार्क की तरह शो किया जा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। न्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। इथेरियम के ऊपर, जैसे बिटकॉइन के ऊपर ऑर्डिनल्स हैं, इंस्क्रिप्शन आप कर सकते हो, एनएफटीज कर सकते हो। वैसे अब इथेरियम के ऊपर भी आप इंस्क्रिप्शन कर सकते हो। तो पहले क्या हुआ, बिटकॉइन से इंस्पिरेशन ली इथेरियम ने बनाई है एनएफटीज। फिर लोग कहने लगे बिटकॉइन ने देखो इथेरियम को कॉपी किया, बिटकॉइन के ऊपर भी अब एनएफटीज आ गई। अब फिर वापस इथेरियम कह रहा है कि यार जैसे इन्होंने किया वो मॉडल सही है, हम भी यार वैसे ही करते हैं। बड़ा ही यार गजब का नजारा है। ठीक है, तो ये इसको प्रणव समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों इथेरियम जो है नकल तो नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब वही कर रहा है अल्टीमेटली जो बिटकॉइन ने करके दिखाया। तो ये इंस्क्रिप्शन का क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। चलिए वीडियो को आगे एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करते जाइएगा, और अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए, थैंक यू। ठीक है प्रणव, शुरू करते हैं, बताइए। ऑल राइट, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसईसी की अपनी खुद की एक्सचेंज, जैसा कि लोग हाँ। बोलते हैं। वैसे वो एसईसी की खुद की एक्सचेंज नहीं है, एक अलग से एक्सचेंज है, हम्म। जिस मेरे को लगता है जिसके लिए एक बैकडोर अग्रीमेंट हुआ है एसईसी और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कि तुम हमसे कंप्लाई करो तो हम तुमसे कंप्लाई करेंगे। तुम हमारी बात कांग्रेस में आगे रखो तो हम तुम्हारी बात जो है, जो लाइक आपस में हो रही है, वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे एंड वील मेक इट हैपन। तो उस एक्सचेंज का नाम है प्रोमीथियस। बहुत लोग जो बड़े बड़े दिग्गज हैं इंडस्ट्री के, वो भी ट्विटर पे डाल रहे थे, आपस में सर्च कर रहे थे कि व्हाट इज प्रोमीथियम। ये प्रोमीथियम एक्सचेंज है क्या, ये कब से एग्जिस्ट करती है, करती क्या है। 2017 में आई थी। जब ये आई थी तब ये एक वैलिडेटर माइनिंग पर्टिकुलर इकोसिस्टम चलाते थे। और उनका अगर रोड मैप देखें जो यहाँ पे बताया है, तो उस रोड मैप में अगर आप देखोगे तो अभी एटीएस आया है, यानी अल्टरनेट ट्रेडिंग। एक एटीएस होता है, यहाँ पे किसी ने बताया था उस एटीएस के बारे में। बट ऑल इन ऑल अगर मैं बताऊं तो ये पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट है जो उनकी डेस्क से लिया गया एक स्लाइड का कट है। उसमें उन्होंने बताया हम एक एटीएस लॉन्च करेंगे, जो कि एक तरह से एक्सचेंज ही है, जो प्रोजेक्ट्स को ट्रेड करने के लिए अलाउ करेगा इवन इफ दे आर सिक्योरिटीज। अगर वो हो गया तो उसके बाद they also have plans to launch their own blockchain and have a token in that। तो ये अपने आप में जो एसईसी ने पोर्ट्रे किया था, वो एक बहुत ही अजीब और अजूबा तरीका से आप मान सकते हो कि सब लोग उनके खिलाफ हो गए। उसके बाद गैरी गेंसलर के खिलाफ एक बिल हो गया, लॉन्च हो गया कांग्रेस के अंदर, दैट वी शुड रिनाउंस गैरी गेंसलर। उसके कारण जो यूएस का फंड है वो फ्लो हो रहा है ओवरसीज। ये सब बात हुई कांग्रेस में। और उसके बाद एसईसी ने अपने आप को बचाने के लिए, गैरी गेंसलर ने अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसी एक्सचेंज को लाया कांग्रेस के सामने, जो हर चीज से उनके कंप्लाई कर रही है। और फिर वो उसको रोल मॉडल बताते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप सोचिए, कॉइन बेस, बाइनेंस यूएस, और भी कितनी सारी एक्सचेंजेस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं लाइक यूएस के अंदर। उनको छोड़ के, सबको छोड़ के एक अननोन एक्सचेंज को एटीएस लाइसेंस देना, उसका कांग्रेस से एक पूरा वर्डिक्ट करवाना, उनके बीच में फ्रंट सीट पे लाके उनसे बात करना, ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्या कर रहा है काशिफ। सो बेसिकली क्या है कि कोई इस एक्सचेंज को जानता नहीं था, आज तक किसी ने इसका नाम नहीं सुना था।
आईसीसी ने क्या करा कि रातों रात क्या करा, एक तरीके से एक ऐसी एक्सचेंज का मॉडल खड़ा कर दिया कि उन्होंने ये बोला कि अगर आपको कोई एक्सचेंज बनानी है तो आपको इस एक्सचेंज को देखना चाहिए। जब लोगों ने कहा किसको देखना चाहिए, बोले इसको देखना चाहिए। मैं तो नाम भी नहीं प्रोनाउंस कर सकता, प्रोमिथस, क्या नाम बताया आपने? प्रोमीथियम। प्रोमीथियम, प्रोमीथियम, बोले प्रोमीथियम को देखो। तो सब लोग शॉक हो गए कि यार प्रोमीथियम कौन है, हमने तो आज तक नाम ही नहीं सुना। तो देखा कि एक एक्सचेंज 2017 से कोई एंटिटी थी, उस एक्सचेंज को का जो फाउंडर था या जो उस प्रोजेक्ट का फाउंडर था, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने मोटिवेट किया कि भैया तुम एक्सचेंज खोलो, जो भी हमारे यार्ड स्टिक्स हैं उनको फॉलो करके एक एक्सचेंज खोलो, और तुम्हें कांग्रेस के आगे टेस्टिफाई भी करा देंगे कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रेगुलेटेड एक्सचेंज। इसका फाउंडर एसईसी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है, अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है और बोल रहा है कि फ्यूचर यही है, अगर आपको ये इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो एक रेगुलेटेड एक्सचेंज चाहिए एसईसी के थ्रू, और उसके ऊपर रेगुलेटेड टोकन्स होने चाहिए। अब कमाल की बात सुनिए, एक्चुअली में इस एक्सचेंज के ऊपर टोकन्स है ही नहीं, क्योंकि कोई सिक्योरिटी कंप्लाई नहीं करता। तो ये एक तरीके से सिर्फ बिटकॉइन ओनली एक्सचेंज बन के रह जाएगी। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन ही है जो कमोडिटी है जो इस एक्सचेंज पे आपको दिखेगा ट्रेड करने के लिए, और इथेरियम, बिटकॉइन और इथेरियम। बाकी कोई टोकन आपको इस पे दिखने नहीं वाला, क्योंकि कोई भी अभी तक सिक्योरिटीज लॉ के थ्रू पास ही नहीं हुआ। ठीक है, अभी एसईसी की नज़र में सब सिक्योरिटीज है, जब तक वो सिक्योरिटीज है और अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज है तब तक वो इस प्रोमीथियम एक्सचेंज पे आएंगे नहीं। तो प्रोमीथियम पे सिर्फ आपको 2 टोकन मिलेंगे। कैसी एक्सचेंज है ये? एक्चुअली एक्सचेंज नहीं है, ये एक तरीके से ये दिखाना है कि हम जो कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं, और हमारे इस चीज को इकोसिस्टम सपोर्ट कर रहा है। देखिए एक एक्सचेंज आ गई जिसने हमारा कहना मान लिया, ये एक है, और कुछ भी रीजन नहीं है, अपने डिसीजन को सही बताने का एक तरीका है। मैं एक और बात बताता हूँ इसके अंदर कि अभी अभी जो एसईसी और प्रोमीथियम के बीच में बैकडोर कॉन्वर्जेशन हुई, उसके बाद एसईसी ने इनको एक फिनरा अप्रूवल दे दिया, जिसके बाद ये अल्टरनेट ट्रेडिंग सिस्टम एटीएस फर्म बन गए। यानी कि अब ये डिजिटल एसेट्स जो सिक्योरिटी है उनको ट्रेड कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। इसका मतलब ये कि जो कमोडिटीज हैं, जो कि सिर्फ बिटकॉइन है, बाकी प्रोमीथियम के फाउंडर के हिसाब से तो इथीरियम भी सिक्योरिटी है। उसने एक इंटरव्यू में बोला एकदम एग्जैक्टली कि इथीरियम भी सिक्योरिटी है उसके हिसाब से। तो बिटकॉइन सिर्फ ट्रेड हो सकता है, और कोई भी टोकन जो अपने आप को रजिस्टर करा ले एसईसी के अंडर कि वो सिक्योरिटी है, वो हमारे पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो सकता है। और किसी भी टोकन को अगर ट्रेड करना चाहिए तो इसी तरह से करना चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए एसईसी के अंदर, उसके बाद उसे प्रोमीथियम पे लिस्ट होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सचेंज। ये बोला सिर्फ 7 दिन पहले। और अगर आप देखो, अगर लाइक इनकी ट्रेडिंग, इनकी एक्टिविटीज देखो 150 दिन पहले, तो इन्होंने ऑलरेडी कुछ टोकन लिस्ट कर दिए। फाइल कॉइन जो एसईसी के हिसाब से सिक्योरिटी है, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, लिंक नहीं किया, वो भी इन्होंने रजिस्टर कर दिया ऑलरेडी। तो ये मतलब अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। बीच में कुछ भी एसईसी हड़बड़ा के गड़बड़ा के, आई थिंक दिस इज अ वेरी रॉन्ग मूव फ्रॉम द एसईसी इटसेल्फ कि एक एक्सचेंज को ऐसा लाया जिसको कोई जानता नहीं, उसके बाद उससे ऐसे टेस्टिफाई कराया जो उसी के खिलाफ है कि आप सिक्योरिटी को ट्रेड नहीं कर सकते अनलेस वो सिक्योरिटी हम्म, रजिस्टर्ड हो, और अगर रजिस्टर्ड है तो हमारे एटीएस जो हमको लाइसेंस मिला उसके अंडर लिस्ट कर सकते हो। और ऐसे टोकन लिस्ट कर दिए जो एसईसी ने खुद ही बोला था कि सिक्योरिटी है। करेक्ट। तो ये जनरली एसईसी की एक और मूव है। एसईसी इस टाइम मैं बता रहा हूँ, कुछ ना पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है, बैक टू बैक चीजें हो रही हैं। ब्लैक रॉक की ईटीएफ जो है, इसके पीछे भी कहानी है जिसको अभी हम आगे शेयर करेंगे। ट्विटर पे तो मैं शेयर कर ही चुका हूँ, लेकिन मैं इसको वीडियो में भी शेयर करता हूँ कि मेरी क्या एनालिसिस है कि क्यों ब्लैक रॉक का ईटीएफ पहले क्यों नहीं आया, बाद में क्यों नहीं आया, अभी क्यों आया, और क्या वजह है उसकी। एक एक आप थोड़ा वो भी बता दो कि ईटीएफ मतलब एक मिनट में कि ब्लैक रॉक का ईटीएफ है क्या बिटकॉइन का? ये इतने सालों से चल रहा था कि बिटकॉइन का ईटीएफ आने वाला है, ईटीएफ आने वाला है। उसके चक्कर में किसी ने ट्रस्ट हम्म, फंड खोल दिया, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। और अब जाके ब्लैक रॉक का एक ईटीएफ है जो आने वाला है, ऑलमोस्ट विच इज वेरी क्लोज टू बीइंग अप्रूव्ड। तो ये ईटीएफ होता क्या है, अब क्यों आ रहा है, और क्या इसके मायने हैं? यार ईटीएफ सिंपल सी बात है कि आप ईटीएफ ना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। तो उसमें जो ईटीएफ की जो वैल्यू होती है, आप ये समझ लिए कि जो एसेट होता है उसको
आप एक्चुअल में बाय और सेल नहीं कर रहे होते, उस एसेट के ऊपर आप एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाते हो, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाते हो, ठीक है, एक डिजिटल फॉर्म में, एक पेपर फॉर्म में, और आप उस पेपर पे ट्रेड करते हो। तो आप एक्चुअल में उस उस अंडरलाइंग एसेट को बाय सेल नहीं कर रहे होते फिजिकली, या एक्चुअल में नहीं, आप उसको पोजीशन, आपके एक्चुअल पोजीशन नहीं है, आपको उसके ऊपर जो पेपर है, जो उसके ऊपर जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, उसके अंदर आप ट्रेड कर रहे हो उसके। तो आप बेसिकली क्या, इसको इस तरीके से समझिए, जैसे इसको मैं और क्लेरिफाई कर देता हूँ। जैसे ये समझिए, ये गोल्ड है, 1 मिनट के लिए, तो आप गोल्ड में डायरेक्टली डील नहीं कर रहे हो, गोल्ड के ऊपर उतने ही वैल्यू का एक एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बना दिया है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना दिया है। तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को बाय सेल कर रहे हो, और ये जो नीचे अंडरलाइंग एसेट है, ये किसी की कस्टडी में पड़ी हुई है, राइट। तो सपोज करो अगर गोल्ड ईटीएफ है, तो ये गोल्ड किसी के पास पड़ा हुआ है, उसने इसके ऊपर एक ईटीएफ बना दिया, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना दिया, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप डील कर रहे हो, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू, ये जो गोल्ड है नीचे, इसकी वैल्यू उतनी है, वहां से ये ड्राइव करता है अपनी वैल्यू। तो हम हर ईटीएफ के पीछे एक एसेट होता है जो उसको वैल्यू प्रदान करता है। बिना एसेट के ईटीएफ की कोई वैल्यू नहीं है, ये क्लियर रखना। अगर मैं ये नीचे से ये निकाल देता हूँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जब मैं इसको ले आता हूँ तो इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था पॉइंट समझना। अब आपने ईटीएफ समझ लिया, अब इसमें सीन क्या है कि ब्लैक रॉक कहता है कि भाई मैं ईटीएफ लेके आना चाह रहा हूँ, और ईटीएफ क्या है कि फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो बिटकॉइन के अंदर बाय सेल करना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सचेंजेस के थ्रू नहीं करना चाहते हैं। और कई कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी होता है कि वो एक्सचेंजेस के थ्रू बाय सेल कर ही नहीं सकते डायरेक्टली, उनको ये फाइनेंशियल रेगुलेटर की तरफ से निर्धारित है कि अगर किसी एसेट को बाय या सेल करना है, तो आपको रेगुलेटेड एंटिटीज के थ्रू उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो सपोज करो कोई कंपनी डायरेक्टली जाके बिटकॉइन को स्पॉट से बाय नहीं कर सकती। कई कंपनीज हैं ऐसी, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, वो कई कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो डायरेक्टली जाके बिटकॉइन को खरीद ले, ऑडिट भी अलाउ नहीं करता। तो उनको वो फाइनेंशियल ऐसे ईटीएफ की वेट कर रहे हैं यूएस में अभी भी। अब इसके आने से क्या होगा कि ये जो ईटीएफ जब फॉर्म होगा, तो इसके अंदर अचानक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, बहुत सारी कंपनीज अब उसको बाय सेल कर पाएंगी, क्योंकि ब्लैक रॉक एक रेगुलेटेड ईटीएफ होगा, एसईसी के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होगी, ठीक है। अब इसमें सीन क्या है कि अगर तो जितना ईटीएफ के अंदर पैसा आएगा, सपोज इन्वेस्टमेंट आई, काफी सारे लोगों ने बिटकॉइन को बाय करने की कोशिश करी, तो सपोज ये वाले फंड में वैल्यू आई, ईटीएफ की बहुत खरीद हो रही है, लेकिन नीचे से बिटकॉइन अगर उतना नहीं खरीदा जा रहा, तो कोई आपको पेपर फॉर्म में तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में बिटकॉइन मूव नहीं हो रहा है। मतलब एक्सचेंजेस जनरली क्या है कि अगर ये, जब ईटीएफ लॉन्च हो जाएगा उसके बाद देखने वाली बात होगी कि कल को अगर फंड के अंदर पैसा आता है, बहुत ज्यादा पैसा आ गया, और इधर से बिटकॉइन भी एक्सचेंज से मूव होने लगा, मूव होके वॉलेट्स के अंदर जाने लगा ब्लैक रॉक के, तो अचानक क्या दिखेगा आपको कि स्पॉट एक्सचेंज पे से बिटकॉइन मूव कर रहा है, और उसकी जो जितनी अवेलेबिलिटी है आज की डेट में, और बहुत कम अवेलेबिलिटी है स्पॉट एक्सचेंज पे, समझिए कि 12 से 13% ही सप्लाई का सिर्फ एक्सचेंज पे अवेलेबल है। जब वो एक्सचेंज पे से कम होना शुरू हो जाएगा, तो अचानक क्या होगा कि बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए स्पॉट पे कम होता चला जाएगा, डिमांड बढ़ रही है, तो अचानक उसकी प्राइस में बूम होगा। लेकिन अगर वो एक्सचेंज पे मूव नहीं हो रहा है, और इधर से ईटीएफ बढ़ता चला जा रहा है, तो आप समझ लेना कि ब्लैक रॉक नीचे से बाइंग नहीं कर रहा है स्पॉट से, और इधर से उसकी ये जो ईटीएफ की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, राइट। तो ये बहुत चीज को समझना जरूरी था कि will it be successful or not successful, only time will tell. The only successful parameter will be that if BlackRock is getting funds, but it is not actually buying Bitcoin from the spot exchanges, वो और वो ऑन चेन सब पता लग जाता है। ब्यूटी ये है हमारे इस डिजिटल एसेट की, बिटकॉइन की या इथेरियम की या किसी की भी, कि आपको ना ऑन चेन पता चल जाता है कि अगर बिटकॉइन मूव हो रहा है बड़ी क्वांटिटी में, एक नए एड्रेस पे जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये पर्टिकुलर एड्रेस ब्लैक रॉक से एसोसिएटेड है, और इस एड्रेस पे बिटकॉइन जो है दबा के बाइंग हो रही है। आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि स्पॉट एक्सचेंजेस पे
बिटकॉइन की सप्लाई कम हो जाएगी और एकदम जब जब लोगों को लगेगा, "अरे यार ब्लैक रॉक उतर गया और ब्लैक रॉक खरीदारी कर रहा है", तो फोमो होगा कि इससे पहले कि प्राइस बूम कर जाए, बहुत सारे लोग जब एक्सचेंजेस पे जाके उसको बाय करने की कोशिश करेंगे बिटकॉइन को, और इधर से ब्लैक रॉक जो है वो सप्लाई जब बाइंग कर रहा होगा, तो अचानक मार्केट के अंदर एक क्योस और एक फोमो की फीलिंग आ जाएगी। अब इसमें सीन क्या है देखो, अ, अब ये थोड़ा डीपर कंसेप्ट है। देखिए, ये ना जो गवर्नमेंट है यूएस की, वो ये चाहती है कि पहले ये देखिए कि टाइमिंग क्यों है, ये अभी क्यों आ रहा है प्रोडक्ट, ब्लैक रॉक ईटीएफ इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। एक तो ब्लैक रॉक ईटीएफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत सॉलिड है। उनका उन्होंने आज तक अपनी पूरे जीवन काल में, ब्लैक रॉक की हिस्ट्री में 575 ईटीएफ एप्लीकेशंस दी, सिर्फ एक रिजेक्ट हुई। मतलब 574 बार उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का किसी में दम नहीं है। क्लियर हो गया क्यों दम नहीं है, अब ये समझिए। 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर का फंड है, इंडिया की इकोनॉमी का 4 गुना। मतलब समझो इंडिया की जीडीपी जो है ना, उसका 4 गुना, 4 गुना जीडीपी के बराबर का उसका फंड अकेला है। जब ब्लैक रॉक ये बोलता है ना कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या इस देश में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई उस देश की, उस इंडस्ट्री की, उस कंपनी की काया पलट जाती है। क्योंकि यार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है जब उसकी तरफ से। यूएस क्या करता है कि जिस कंट्री को उसको दबाना होता है, वहां से ब्लैक रॉक का को बोलता है इधर से हट जाओ, और जिस कंट्री को उसने उठाना होता है कहता है ब्लैक रॉक को कोई वहां इन्वेस्ट कर दो। और नए नए नैरेटिव्स, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आपने सुना होगा पीछे ईएसजी कंप्लायंट कंपनीज के अंदर ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आपने सुना होगा। जो ईएसजी कंप्लायंट नहीं होगा उसके अंदर ब्लैक रॉक पैसा नहीं डालेगा, जो ईएसजी कंप्लायंट होगा उसके अंदर ब्लैक रॉक पैसा डालेगा। ये एक तरीका क्या होता है, ये एक तरीका होता है जब ईएसजी कंप्लायंट करने के लिए कंपनी चलती है। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये सोचते हो काशिफ भाई ना ऐसी बातें क्यों करते हैं, बट फैक्ट यही है, आपको ना पर्दे के पीछे की कहानी नहीं पता। देखो, जैसे ही अमेरिका को थ्रेट फील होता है कि इंडिया और चाइना से जो कंपनीज हैं ये हमारी कंपनीज को टफ कंपटीशन दे रही है, फाइट दे रही है, हम इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को मीट नहीं कर पा रहे, हम compete नहीं कर पा रहे, तो ये कहती है ऐसा करो, ईएसजी रूल निकाल दो। ईएसजी रूल निकालने से क्या होगा, इन कंपनीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी क्योंकि ईएसजी कंप्लायंस महंगी होती है। ठीक है, और ब्लैक रॉक को बोल देंगे कि तुम सिर्फ ईएसजी कंप्लायंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना। तो ब्लैक रॉक एक डिक्टैट निकाल देगा कि मैं सिर्फ ईएसजी कंप्लायंट कंपनीज में जाऊंगा। तो जैसे ही ये कंपनीज बेचारी अपने आपको ईएसजी कंप्लायंट करने के लिए चलती है, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो इनकी जो मार्केट के अंदर ये एक्सपोर्ट कर रहे थे वो कंपिटिटिव प्राइसिंग नहीं रहती। और उधर अमेरिका क्या है, शुरू से उसने रूल्स पता थे कि मैं बाद में निकालूंगा, डे वन से ईएसजी कंप्लायंस लेके चल रहा था। जब ये रातों रात इनको करना पड़ता है तो ये अपने प्रोडक्ट को वहां compete नहीं कर पाते, ब्लैक रॉक वहां से फंड निकाल लेता है। ये गेम को समझना बहुत जरूरी है, आपको ये पर्दे के पीछे कहानियां कोई नहीं बताएगा। तो ब्लैक रॉक क्या करता है कि उसकी वो एक तरीके से अमेरिका की ही एक एक्सटेंडेड हैंड है, एक मिनिस्ट्री समझ लो आप। ठीक है, ब्लैक रॉक ये भी चाहता है कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो सरवाइव ना करें यूएस में, लोग एक्सचेंजेस की जगह ईटीएफ से इन्वेस्टमेंट करें बिटकॉइन के अंदर। एक्सचेंजेस से करेंगे तो एक्सचेंजेस से वो विड्रॉ करेंगे, हार्डवेयर वॉलेट्स में डालेंगे, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा यूएस गवर्नमेंट का। ईटीएफ से करेंगे तो पेपर खरीद रहे हैं, बिटकॉइन को नहीं खरीद रहे हैं। बिटकॉइन तो नीचे है ना, ऊपर तो पेपर खरीदते रहो, जितना मर्जी पेपर खरीदते रहो, जो असली माल है वो ब्लैक रॉक के पास है रहेगा। क्लियर हो गया। एक और हो गया, एक और चीज बताता हूँ। आपने देखा होगा कि काफी सारी न्यूज आई कि यूएस से में जैसे ही क्रैकडाउन हुआ तो सारा का सारा इकोसिस्टम और फंड्स हांगकांग और चाइना और अलग अलग देशों में जा रहे थे। अमेरिका ये भी नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि एक्सचेंजेस भी बंद हो, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो सांप तो मार दिया, अब लाठी टूट रही है, तो लाठी जो टूट रही है उसको बचाने के लिए एक ईटीएफ लेके आते हैं, ताकि लोगों को एक ऑल्टरनेटिव देते हैं कि फंड्स को हांगकांग ना मूव करें, फंड्स को ब्लैक रॉक में मूव कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और उसके बाद आप बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं कर सकते,
बिटकॉइन के नेटवर्क को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज कर सकते हो, उसका पेपर फॉर्म बना दो। पेपर फॉर्म में जैसे ही आपने बिटकॉइन को बना दिया तो पेपर जितना मर्जी छाप सकते हो। कोई ब्लैक रॉक का जाके ऑडिट करेगा? हेलो, कम हियर, कम हियर डार्लिंग, तुम्हारे पास कितना बिटकॉइन है, तुमने इतना इतना ईटीएफ छाप रखा है, मैं आपका ऑडिट करना चाहता हूँ। ब्लैक रॉक बोलेगा तुम मेरा ऑडिट करोगे? मैं 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर का फंड हूं, मेरा आज तक किसी के पाप में दम नहीं मेरा ऑडिट करने का। हु आर यू? कोई उसका ऑडिट नहीं करेगा, वो पेपर बीटीसी छापता रहेगा। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ। गोल्ड है, आज गोल्ड की हालत आपने देखी है। गोल्ड की हालत क्या है? गोल्ड को पेपर फॉर्म में बना के इन बड़े बड़े संस्थाओं ने ईटीएफ में लॉन्च करके उसको लॉन्ग और शॉर्ट करते रहते हैं पेपर फॉर्म में। गोल्ड को लॉन्ग, जैसे ही गोल्ड की डिमांड बहुत बढ़ती है, मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। पीछे चाइना ने दबा के गोल्ड खरीदना शुरू करा, और यू नो गोल्ड की प्राइसिंग बढ़ रही थी। जब गोल्ड की प्राइस बढ़ी तो लोगों में फोमो हुआ। लोगों में जब फोमो हुआ तो लोगों ने कहा यार गोल्ड को खरीदते हैं। लोगों ने क्या करा कि जो यूएस के बॉन्ड्स और स्टॉक्स थे उनको बेच के गोल्ड बाय करना शुरू करा। जैसे ही लोग गोल्ड को ज्यादा बाय करना शुरू करते हैं तो उनके इंटरेस्ट को लूज करने के लिए जेपी मॉर्गन क्या करता है? पता क्या करता है? जेपी मॉर्गन जितना उसके पास गोल्ड है उसको शॉर्ट मार देता है। जैसे ही वो शॉर्ट मारता है गोल्ड का प्राइस क्रैश कर जाता है। जैसे ही गोल्ड का प्राइस कैश क्रैश कर जाता है वो फिर बाय कर लेता है, फिर लॉन्ग कर देता है। इतनी देर में जो रिटेल इन्वेस्टर वो कहता है यार गोल्ड को वो एक लिमिट, एक दायरे में बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा गोल्ड की ना एक एक डोमेन के अंदर ग्रोथ है, ऐसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, राइट? Why? Because they were able to create the paper form of that. Same strategy they are evolving for BlackRock ETF. ठीक है, माइंड ब्लोइंग है। आपको एक्साइटिंग लग रहा होगा, देखिए एक्साइटिंग, मैं भी, मुझे भी एक्साइटेड हूँ, मुझे पता है कि बड़ा एक्साइटिंग है, इसके अंदर एक वैलिडिटी बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, बहुत सारा पैसा आएगा, शॉर्ट रन में फोमो होगा, सब चीजें होंगी। बट लॉन्ग फॉर्म में पेपर फॉर्म ऑफ बीटीसी बनाने की कोशिश है। लोग कागज लेके घूम रहे होंगे, और सतोशी नाकामोतो ने तो ये बोला था, नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन, नॉट योर बिटकॉइन। तो अगर तुम्हारे पास कीज ही नहीं है, तुम्हारे पास कागज है, तो तुम क्या करोगे? और तुमने एक बार एक और चीज बता दूं, ब्लैक रॉक ने अपने डॉक्यूमेंट में एक और चीज बोली, सॉरी ये थोड़ा टॉपिक लंबा हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको कहीं ये एनालिसिस सुनने को नहीं मिलेगी। मैं फिर आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आपने कोई वीडियो उठा लेना हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, आपको इतनी डीप में जाके आपको एनालिसिस सुनने को नहीं मिलेगी। ब्लैक रॉक ने अपने पेपर में बोला है कि अगर बिटकॉइन का फोर्क हुआ तो जिसको हम बोलेंगे वो चेन बिटकॉइन होगी हमारे लिए। हम सतोशी के रूल से नहीं चलेंगे, हम बिटकॉइन नेटवर्क में जो उसका जो व्हाइट पेपर है, लॉन्गेस्ट चेन के रूल से नहीं चलेंगे। हम चलेंगे कि जो जिसको हम बोल देंगे कि ये चेन लॉन्गेस्ट चेन है, या ये वाली चेन का जो कॉइन है वो बिटकॉइन है, हम उसको मानेंगे। तो कल को फ्यूचर में इमेजिन करिए कि जनता के पास हजारों बिटकॉइन है, मतलब करोड़। बिटकॉइन की मार्केट कैप चली गई 7 ट्रिलियन सपोज, या 5 ट्रिलियन चली गई, एक एग्जांपल, और उसमें ब्लैक रॉक के थ्रू 1-2 ट्रिलियन है सपोज, उस फंड की वैल्यू ब्लैक रॉक की 2-3 ट्रिलियन की है। अचानक बिटकॉइन का फोर्क हो गया। जब फोर्क हुआ तो जो लॉन्गेस्ट चेन है, बाय रूल, बाय कंसेंसस, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रूफ ऑफ वर्क है, उसको छोड़ के ब्लैक रॉक ने बोला नहीं हम इस चेन को सपोर्ट करेंगे। तो जो ओरिजिनल चेन है उसको छोड़ के आप आ गए ऐसी चेन पे जो फोर्क्ड चेन है, जो रियल बिटकॉइन नहीं है। फिर, और ये उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में पहले ही लिख दिया है। बॉस द गेम इज सो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि ये आई ओपनिंग गेम है। मतलब सो या एक्साइटमेंट भी है, फियर भी है, और लॉन्ग रन में फियर ज्यादा है, शॉर्ट रन में ओह एक्साइटमेंट है, बट लॉन्ग रन में बहुत बड़ा फियर है। आपको क्या करना है? ये चैनल देखना है, अकल लगानी है। अब मुझसे क्या पूछ रहे हो क्या करना है, राइट? आई एम नो वन टू टेल यू कि आपको क्या करना है। आपको 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 हमें सिर्फ, मुझे, आपको या प्रणव को, आपको इंफॉर्मेशन देनी है
करना क्या है ये मेरे को नहीं पता, दैट यू हैव टू डिसाइड। क्यों प्रणव, कैसा लगा आपको एनालिसिस? सबसे पहले तो ये बताता हूँ मैं कि जो ETF होता है जिसके लिए ब्लैक रॉक ने अप्लाई किया है, वो उसके तहत ब्लैक रॉक सिर्फ पेपर पर बिटकॉइन नहीं खरीद सकता है। अगर किसी ने उसका ETF खरीदा है तो द अंडरलाइंग वैल्यू हैज टू बी परचेज्ड बाय द फंड मैनेजर। तो अगर मैंने 10 बिटकॉइन का ETF खरीदा फ्रॉम ब्लैक रॉक, तो 10 बिटकॉइन ब्लैक रॉक को अपने फंड मैनेजमेंट में रखने पड़ेंगे, फंड अंडर मैनेजमेंट के अंदर। और मेरे को वो 10 बिटकॉइन का मेरे को एक मिनट डॉक्यूमेंट डार्लिंग, डार्लिंग, रजिस्टर कर देगा। हाँ। लेट मी टेल यू, ये जो आप बातें कर रहे हो, यही यही तो, इसको तो काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं। व्हेन यू हैव टू ट्रस्ट an individual or an हाँ, institution that what he has said is going to happen is the point where you are inviting risk. ऑफ कोर्स वो तो है, we वो have बिटकॉइन we वाली have जो seen प्रॉब्लम है। example of FTX, we have seen examples of multiple times, we have seen example of these things, that when the institutions say trust me bro, that is the point you are inviting risk. That is exactly what I am saying. They'll say we will buy equivalent amount of bitcoins, वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो उसको आप इनवाइट कर रहे हो। एंड आप, ब्लैक रॉक को ऑडिट कौन करेगा, ब्लैक रॉक को चैलेंज कौन करेगा? ब्लैक रॉक को तो अमेरिका की सहमति है। ऑफ कोर्स नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। अगर कोई ETF खरीदता है तो उसके तहत ये प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अगर अभी ऑन चेन एनालिसिस आप देखो तो जितना स्पॉट पे अवेलेबल है बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए, तो उससे 12% कई होगा। गुना ज्यादा लोगों के पास इन स्टोर है। सिमिलरली इथीरियम के लिए ऐसा है, बाकी ऐसा एसेट्स के लिए ऐसा नहीं है। सो जितना लोगों के पास अभी बेचने खरीदने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने स्टोर करके अपने कोल्ड वॉलेट्स में रख रखा है, ना मार्केट मेकर्स को दिया है, ना स्पॉट पे उसको ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल कर रखा है। अच्छा, तो ये तो ये मानते हो ये एनालिसिस कहीं नहीं मिली होगी अभी तक इतनी सुनने वाली। राइट। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से वो जो ब्लैक रॉक डोमिनेंस है वो शायद ना हो पाए, क्योंकि जो बिटकॉइन मैक्सीज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इकोसिस्टम में, वो अपने आप ETF को अपोज करके अपना जो टोकन है वो स्टोर करके रखेंगे। तो मेजॉरिटी माइट नॉट बी विद ब्लैक रॉक। जो वो बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस एल्गोरिदम है उसके तहत वो कंसेंसस को शायद डिफाइन ना कर पाए, एंड होपफुली ना कर पाए। अगर कर पाए तो अपने आप ही बिटकॉइन इज नॉट सोवरेन एनीमोर। सो अभी के लिए आई थिंक इट्स गुड इन जनरल। तुम एंड पता क्या, तुम क्या कह रहे हो कि गोल्ड ETF को देखो, सक्सेसफुल है ना गोल्ड ETF का? मेरे को भी टोटल फंड वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन जितने टोटल गोल्ड ETF हैं दुनिया में, उन सबको टोटल कर लो। वो भी चलो किसी दिन डेटा निकाल लेंगे। अच्छा है, ये ट्वीट के लिए अच्छा पॉइंट मिल गया। टोटल गोल्ड ETF की मार्केट वैल्यू निकाल लो। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड फिजिकली भी लोगों ने होल्ड किया, लेकिन ETF में भी किया। सेम इज गोइंग टू हैपन विद बिटकॉइन ऑल्सो, कि बिटकॉइन को लोग वैसे भी होल्ड करेंगे वॉलेट्स में, लेकिन बिटकॉइन को वैसे भी होल्ड करेंगे ETF के फॉर्म में। जो ETF के फॉर्म में करेंगे वो काउंटर पार्टी रिस्क को इनवाइट कर रहे हैं। अब वो ये कह सकते हैं अरे ब्लैक रॉक जैसी कंपनी भी कोई डिफंक्ट हो सकती है, मतलब 195 देश है ना, उसमें से 100 से ऊपर देशों की GDP मिलाओगे तो 10 ट्रिलियन बनेगा है। हाउ कैन यू चैलेंज 150 ब्लैक रॉक? मेरे ख्याल से तो 150। हाला तो कहेंगे कि तुम काशिफ राजा क्या कह रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ लॉन्ग रन में, मैंने क्या बोला, मैंने, मेरी वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, मैंने बोला लॉन्ग रन में फेयरफुल है, शॉर्ट रन में ओए होए होए, बल्ले बल्ले शॉर्ट, इससे अच्छी तो न्यूज ही नहीं है। लेकिन करेक्ट। लॉन्ग रन में तुम्हें, मतलब मैं बता रहा हूँ फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से। ऑफ कोर्स सोवरेनिटी खत्म हो जाएगी, नॉट योर कीज हाँ, नॉट योर क्रिप्टो हो जाएगा, अब जैसा समझदार गोल्ड के लड़का हो साथ गया वो। अमेरिका ने किया। अरे लड़का समझदार हो गया, जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक को अब ये जैसे अगेंस्ट है, इथेरियम के नहीं अगेंस्ट है नहीं, बड़ा। पर ये ब्लैक रॉक के खिलाफ है एक तरह से, तो कि मतलब वो अगर बोलते हैं कि हम सिर्फ ग्रीन एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमने बिटकॉइन में कैसे कर दिया? उन्हें तो इथीरियम में करना चाहिए था, इथीरियम का ETF लेके आना चाहिए था। बट दे लॉन्च बिटकॉइन ETF ये बहुत बिकॉज अच्छा पॉइंट बोला तुमने, कि अगर ब्लैक रॉक ESG और ग्रीन एनर्जी और इन सब की बातें करता है, तो फिर वो बिटकॉइन का ETF क्यों ला रहा है? बहुत अच्छी बात है। अब इसका मतलब क्या है, गेम है पीछे। राइट। एंड वी डोंट नो दैट, बट वील बी हियर टू लेट यू नो हम्म। कि क्या होता है आगे। अरे उसी यार में लाइक तो कर काशी। दो यार, कितने यार तुम लोग इतना ज्ञान लेके जाते हो सीरियसली, मतलब ये सेशन, मतलब लाइक भी नहीं ना कमेंट,
और बेल आइकन, तुम में से कितने लोगों ने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है यार? प्लीज यार, अगर चेक इसी कर लो। इसी 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 कॉन्वर्जेशन में काशिफ ने एक बात बोली थी कि द रीजन व्हाई दिस ईटीएफ विल बी अप्रूव्ड आर टू थिंग्स। वन इज दैट कि बिटकॉइन को उन्होंने सिक्योरिटी से हटा के कमोडिटी में ला दिया, और दूसरा ये है कि वो चाहते हैं कि जो यूएस का वेल्थ है वो यूएस में रहे, वो ऑफशोर ना जाए। तो उसके लिए ये बिटकॉइन ईटीएफ एक अच्छा तरीका है उसको ऑनशोर रखने का। उसी में ऑनशोर और ऑफशोर ऑफशोर के तहत जो वहां के कांग्रेसमैन जो अलर्ट हो गए, उसी में एसईसी और बाइनेंस ने एक और डील स्ट्राइक करी है अभी रिसेंटली। एंड इन इन एज पर दैट पर्टिकुलर डील ऐसा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले आपको पता चला होगा कि बाइनेंस यूएस और एसईसी के बीच में एक लॉ सूट है। एसईसी ने हैज सूड बाइनेंस यूएस फॉर ट्रेडिंग अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी, और उन्होंने बोला कि हम आपके जो एसेट्स हैं वो फ्रीज कर देंगे। जो लॉ कोर्ट था उसने भी अप्रूवल दे दिया कि आप बाइनेंस यूएस की जो एसेट्स हैं, यानी जो क्रिप्टो करेंसीज है, उनको फ्रीज कर दो। उसके बाद शायद फ्राइडे को या सैटरडे को एक अग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, जिसके तहत एसईसी ने बोला कि आप ये जो फ्रोजन एसेट्स हैं हम उनको अनफ्रीज कर देंगे, वो हम चीज जो है वो वापस ले लेंगे। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो बाइनेंस यूएस और बाइनेंस डॉट कॉम है उसका जो लिंक है वो हट जाए। इसका मतलब ये कि जो बाइनेंस यूएस के अंदर पैसा एग्जिस्ट करता है वो बाइनेंस डॉट कॉम में ना जाए। इसका मतलब ये कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो लोग हैं जो बाइनेंस डॉट यूएस के तहत पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो बाइनेंस डॉट कॉम पे ना जाए, वो पैसा जो है यूएस वाले सिटीजन का वो बाहर ना जाए। और उसी के लिए उन्होंने एक अग्रीमेंट को रीच किया है। द बाइनेंस यूएस टीम हैज अग्रीड टू दैट। काशिफ आपको क्या लगता है इसको लेके? द होल पॉइंट इज, इसमें भी देखो एक पॉइंट पैसा पकड़ने बाहर ना वाली बात जाए। है। पैसा बाहर ना जाए। पैसा बाहर जा रहा है, तो उनको सिर्फ ये इंश्योर करना था यूएस को कि फंड बाहर ना जाए। अब फंड को कितनी देर तक रोक सकते हैं यार प्रणव? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, अ, कौन सी एक्सचेंज का नाम था यार वो, प्रोथिमस क्या था यार, प्रोमीथियम। प्रोमीथियम, प्रोमीथियम जैसी एक्सचेंज लाओ, पहला स्टेप। ब्लैक रॉक जैसा ईटीएफ लाओ। अगर कॉइनबेस और बाइनेंस को खत्म करना है तो हमें ऑल्टरनेटिव भी देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को रोक नहीं पाएंगे। तो क्या करें? एक रेगुलेटेड एक्सचेंज लाओ और एक रेगुलेटेड ईटीएफ लाओ फटाफट, और 30 दिन के अंदर अप्रूवल दे दो। ये पार्ट ऑफ द प्लानिंग है, पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी है। आप वेब3 की दुनिया देखते रहो, ज्ञान लेते रहो। राइट। और उसी में एक और डिसहार्टनिंग और व्हाटएवर न्यूज़ यू कैन कॉल इट, बाइनेंस हैज लेफ्ट द डच मार्केट। नेदरलैंड से उन्होंने बाहर कर दिया। उनको फ्रांस के अंदर अप्रूवल मिल गया, इटली में दे हैव गॉट द अप्रूवल एज वेल, पर नेदरलैंड ने उनको बाहर कर दिया। तो यूरोपियन यूनियन मेरे ख्याल से क्रिप्टो को लेके स्प्लिट है। उन्होंने जो माइका लॉ लिया है और जो यूएस अभी जिस तरह से उस हिसाब से इंटरेक्ट कर रहा है और रिएक्ट कर रहा है उस क्रिप्टो के ऊपर, तो ऐसा आप बोल सकते हो कि जो वेस्टर्न यूरोप है वो अपने आप में क्रिप्टो को लेके स्प्लिट है, और ये उसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। इसी में अगर हम आगे बढ़े तो यार आप लोगों को पता होगा क्रिप्टो में कितने स्कैम होते हैं, मतलब दिन रात स्कैम होते हैं। तो किसी ने बाइनेंस के साथ नाइजीरिया में स्कैम कर दिया, एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस फ्रॉम काशिफ का ट्वीट कि नाइजीरिया के अंदर किसी ने बाइनेंस नाइजीरिया नाम से एक एंटिटी को रजिस्टर किया और उसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करना चालू कर दिया। लोग बाइनेंस नाइजीरिया पे जाके ट्रेड करना चालू कर दिए, और लोगों को लगा कि वो बाइनेंस डॉट कॉम से अफिलिएटेड है, जैसा बाइनेंस यूएस बाइनेंस डॉट कॉम से अफिलिएटेड है वैसे ही। बहुत दिनों तक ना बाइनेंस डॉट कॉम को ना बाइनेंस के फाउंडर को पता चला बाइनेंस नाइजीरिया लिमिटेड के बारे में, और उन्होंने आराम से अच्छे खासे पैसे बना लिए। उसके बाद नाइजीरियन गवर्नमेंट ने देखा और बोला कि ये जो बाइनेंस कर रहा है ना नाइजीरिया में वो गलत है, और इसलिए वी विल बी सुइंग देम। एंड देन binance.com केम टू नो अबाउट इट, और फिर उनको क्लैरिफाई करना पड़ा कि बाइनेंस नाइजीरिया इज नॉट बाइनेंस एंटिटी, उन्होंने हमारे जैसा पोज किया इसलिए हम उनके खिलाफ एक लॉ सूट लाएंगे। सो मतलब इन अ वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट क्रिप्टो में स्कैम्स बहुत होते हैं और वो होते रहेंगे, दे विल कंटिन्यू एट पार। और इतने बड़े लेवल पे एक कंट्री को स्कैम करना एक बहुत बड़ी चीज है।
एंड दैट हैज व्हाट हैज हैपेंड, बट यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस। आपको स्पेसिफिक लिंक्स को क्लिक करना है, स्पेसिफिक जगहों पे जाना है, और हर चीज में आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, डबल ट्रिपल सिक्योरिटी होनी चाहिए बिफोर यू मूव एनीथिंग इन क्रिप्टो। मतलब आप ये सोचो, आपने ये सुना होगा नाइजीरियन स्कैम्स के बारे में, सुना आपने? नाइजीरियन स्कैम्स होते हैं। नाइजीरिया नाइजीरिया जो है वो स्कैम का गढ़ है। वहां पे तो लोग एयरपोर्ट तक बेच चुके हैं हवा के अंदर, मिलियंस में। और वहाँ उनकी उनकी सरकार के नीचे, उनकी सरकार, उनकी नाक के नीचे जो है वहाँ बाइनेंस के नाम से जो है, बाइनेंस नाइजीरिया लिमिटेड करके एक्सचेंज चल रही थी यार, कमाल हो गया। तो कुछ भी हो रहा है, इसलिए मैं, एक चीज यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब ये खबर आई थी तो आर्टिकल्स ने इस तरीके से न्यूज छापी, बाइनेंस इलीगल है, बाइनेंस इलीगल काम कर रही थी नाइजीरिया में। तो आप ना एकदम आर्टिकल को रिएक्ट नहीं करना है, ये हमेशा रूल बना लो, थंब रूल। ब्लैक रॉक ईटीएफ है, उसकी एक, आपको फोमो होगा, कोई बात नहीं, उसकी अच्छी चीज भी है, आपके हित में भी है शॉर्ट रन में, बट लॉन्ग रन में क्या है, क्यों ये न्यूज आई, क्या हो सकता है, थोड़ा डीप जाओ, खबर के पीछे की खबर को समझो। तब क्रिप्टो में हर दिन हेडलाइन हर पल चल रही है। इसीलिए सीजी से मैं एक हद तक एग्री करता हूँ, बाइनेंस को अटैक करना बहुत आसान है, बड़ी संस्था है, हर तरफ से अटैक करो, अटैक करने पे वो खबर ज्यादा फैलती है, लेकिन थोड़ी देर होल्ड करके खबर को पहले कंज्यूम करो, एकदम उसे कंज्यूम मत करो। 100%। आगे बढ़ते हैं। ये अगर आपको पता होगा, जैक एक्सबीटी एक इंसान है जो एक तरह से फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है। एनोनिमस है नहीं है? हाँ, ही इज अ अनोनिमस पर्सन। मैं अगर चाहूँ तो उसकी प्रोफाइल खोलने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। नहीं, अगर आप, या आई थिंक दिस वन, ही इज अ सूडो अनोनिमस पर्सन, जो एक तरह से आप बताऊं मैं तो ही इज काइंड ऑफ अ इन्वेस्टिगेटर। ये ऑन चेन इन्वेस्टिगेशंस करता है, एंड ही फाइंड्स आउट कि ये पर्टिकुलर बंदा जो है इसने स्कैम किया है, इसने किसी ने स्कैम किया है। तो ही इज जस्ट एन इन्वेस्टिगेटर हु फाइंड्स आउट व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग वाया ऑन चेन एविडेंस। वो ऑन चेन देखता है क्या किया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और उसके हिसाब से बताता है कि ये पर्टिकुलर एड्रेस ने आपको स्कैम किया था। सो एक उसी ने कुछ कुछ साल पहले के आर्टिकल लिखा था, दिस वन, टू माची बिग ब्रदर, दैट ही हैज स्कैम्ड समबडी ऑफ 22,000 इथेरियम। उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया था उसने। सो उसके लिए माची बिग ब्रदर ने इसको सू कर दिया है कि इसने जो मेरे खिलाफ स्कैम, जो मेरे खिलाफ एविडेंस लाया था वो प्रूफ नहीं है, एंड ये मेरा डिफेमेशन है, एंड दैट इज द लॉ सूट ही पुट। और बिकॉज ये जो बंदा है जाकी, ये जो बंदा है जैच एक्सबीटी, ही इज नॉट अ वेरी, मतलब ही इज वेरी फेमस बट ही इज नॉट एज रिच। तो उसने बोला है लॉ सूट को फाइल करने के लिए मेरे को हेल्प चाहिए। सो मेनी पीपल केम इन एंड ही वाज एबल टू रेज $1 million फॉर व्हाट ही डिड। अब इससे दो चीजें होती हैं। पहली बात तो ये कि ये जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ऑन चेन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो वेब3 के लिए, क्रिप्टो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही लोगों को पता लगाना और किसने क्या गलत किया उसके ऑन चेन एविडेंस के साथ आर्टिकल लिखना बहुत जरूरी है, और इसलिए इंडस्ट्री ने इसके खिलाफ जो लॉ सूट लिखी गई थी उसको डोनेशन दिया है। पर मेन बात इससे ये साबित हुई है कि ये जो बंदा था जिसके ऊपर डिफेमेशन का केस था, वो अब और ज्यादा डिफॉर्म हो गया अपनी लॉ सूट को लाके, कि अब लोगों को पता चल गया कि एक्चुअली में जिसने आर्टिकल नहीं भी पढ़ा होगा वो भी आर्टिकल पढ़ेगा। सो इट इज व्हाट इट इज, एंड आई थिंक दिस इज ग्रेट फॉर द होल इंडस्ट्री कि हम इतने ज्यादा ऑटोइस्टिकली डोनेट करते हैं। इसके पहले भी हमने क्रिप्टो रिलीफ में डोनेट किया था, उसके पहले भी यूक्रेन डाओ के अंदर डोनेट किया था, कुछ लोगों ने अलग अलग या इकोसिस्टम में डोनेट किया था। और ये डोनेशन अपने आप में बताता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री कितना लुकिंग फॉरवर्ड है। आगे बढ़ते हैं काशिफ भाई के सबसे फेवरेट टॉपिक पे, जो कि है ऑर्डिनल्स। सबसे पहले एनएफटीज जो थे वो इथेरियम पे आए थे, उसके बाद उन एनएफटीज को बिटकॉइन ने अपने उस पे लाने की कोशिश की, और उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको लाने की। इट इज नॉट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामेबल लैंग्वेज ब्लॉकचेन। बिटकॉइन इज नॉट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन, और इसीलिए उनको ऑन चेन एनएफटी के
चीजें इंस्क्राइब करनी पड़ती है इनसाइड द ब्लॉक, और उसके कारण क्या फीस भी बढ़ती है, जो ऑन चेन फीस होती है बिटकॉइन की वो भी बढ़ती है, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट हैपन अराउंड। पर उसके कारण एक एनएफटी बिटकॉइन के अंदर इंस्क्राइब हो जाती है। एक हैकी तरीका है बिटकॉइन को एनएफटी के इकोसिस्टम में लाने का, और उसका नाम ऑर्डिनल्स था। ऑल्दो उसकी वेव अब काफी हद तक ठंडी पड़ गई है, बट किसी इंसान ने उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके इथीरियम पे लाया, और वो इंस्क्राइब करके कॉल डेटा की मदद से उस एनएफटी को के नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, जैसे एनएफटी एक इथीरियम का है तो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वो हमेशा ट्रांजैक्शन के अंदर ब्लॉक के अंदर इंक्लूडेड होता है। बट नॉन फाइनेंशियल स्टफ, जैसे कि उस पर्टिकुलर एनएफटी का चेहरे का साइज, ये वो सब, उसको इथीरियम के ब्लॉक के अंदर डाला और वो थोड़ी देर के लिए फेमस हो गया। अब मैं क्यों समझता हूं कि ये काफी नॉनसेंसिकल है, उसका रीजन ये है कि बिटकॉइन में ऑर्डिनल्स ऐसा करता था, सेम मैकेनिज्म यूज करता था एनएफटी को बनाने के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। बट इथीरियम इज अ प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन, जिसके अंदर आप प्रोग्राम करके आईपीएफएस के ऊपर स्टोर कर सकते हो कोई चीज, एंड देयर आर डिफरेंट वेज टू हैव दैट एनएफटी गो लाइव। उसकी मदद से अगर वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है तो उसको यूज करो। अगर कार एग्जिस्ट करती है और आप पैदल जा रहे हो तो आप, यू आर नॉट द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, राइट? एंड दैट इज व्हाई आई फील दिस इज नॉट कि मतलब बिटकॉइन का कॉपी किया है वापस इथीरियम ने और अपनी चीज बनाई है, उस तरह का कोई नैरेटिव नहीं है। रादर इट इज जस्ट अ फ्लूक, जिसके कारण कुछ लोगों को लगा कि अरे ये पॉपुलर हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई 30,000 ऑफ दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड एनएफटीज वर मिंटेड। ओके, इसमें मेरा टेक है, बट मैं अभी तुम्हें बताऊंगा नहीं। बताओ फिर किस फिर बताओ कभी बताओ। बताऊं। नहीं नहीं। वेब3 की दुनिया को तो पता करना है। तुम वो कहोगे कि मैं तुम्हारी हर बात को काउंटर करता हूँ, नहीं नहीं, और यू कैन पुट नहीं योर नहीं, वो व्यूज, वी आर तुम वो ऑलवेज। कहोगे कि नहीं, तुम कहोगे यार मेरी हर बात को काउंटर करते हैं, इनका तो काम ही यही है। नहीं नहीं, मतलब मेरा टेक है, हाँ बताओ बताओ। देखो मेरा टेक ये है कि मेरा टेक ये है कि आप जब जो ऑर्डिनल्स आए ना, तो तो एक्चुअल में आप जो इमेज है या वीडियो फाइल है या कोई भी एक डिजिटल एसेट है, या पिक्चर है या इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, ठीक है, तो आप वो एक्चुअल में फाइल ना ब्लॉकचेन पे सेव कर रहे हो, ठीक है, ब्लॉकचेन के ऊपर। ये ऑर्डिनल्स ने करके दिखाया, ठीक है। और इथेरियम ने क्या करा, इथेरियम पे जो प्रोग्रामेबिलिटी की वजह से जो फाइल एक्चुअल ब्लॉकचेन पे सेव नहीं होती है, राइट, फाइल एक डिसेंट्रलाइज्ड जो स्टोरेज सिस्टम है जैसे आईपीएफएस है, उस पे सेव होती है, और जो सेव होता है उसके ऊपर जो उसका जो डेटा सेव होता है वो डायरेक्ट करता है इथेरियम की ब्लॉकचेन पे कि ये फाइल एग्जिस्ट कहाँ करती है। वो एक तरीके की डायरेक्शन देता है कि ये जो फाइल है ये एक पर्टिकुलर आईपीएफएस पे सेव है, या पर्टिकुलर ये वाला जो फाइल कॉइन पे है या इधर है, कहाँ वो आपको शो करता है। अब वहां से ये कि ये इसकी एक्चुअल फाइल वहां सेव्ड है, और जो फाइल का जो डेटा है वो आपका इथेरियम के जो ब्लॉकचेन पे वो सेव होता है। एक्चुअल फाइल आपकी इथेरियम के ब्लॉकचेन पे सेव नहीं होती है, बट ऑर्डिनल्स में एक्चुअल फाइल आपके ब्लॉकचेन पे सेव होती है। अब मेरा यहाँ पे ये कहना है कि जो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम्स हैं, ठीक है, क्या गारंटी है उनकी फ्यूचर में उनकी एग्जिस्टेंस की? मेरा पहली चीज। दूसरी चीज, क्या वो इतने ही डिसेंट्रलाइज है जैसे कि जितना इथेरियम है? ये बहुत दूसरा बड़ा सबसे सवाल है। तीसरा, हमने पीछे देखा कि फाइल कॉइन को सिक्योरिटीज घोषित किया गया, राइट, लेकिन इथेरियम के ऊपर अभी भी डिबेट है कि इथेरियम सिक्योरिटी नहीं है या सिक्योरिटी है, इसके ऊपर डिबेट है। लेकिन फाइल कॉइन को तो सर्टेनिटी के साथ जैसे बोला गया कि वो है। चौथी चीज, कोई भी ये गारंटी नहीं ले सकता कि यार ये जो फाइल मैं वहां से एक्सेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता उस डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम से। एक तो मेरा ये पॉइंट है कि एक्चुअल डेटा, कुछ डेटा ऐसे होते हैं, कुछ फाइल्स इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो फाइल्स को लोग ब्लॉकचेन पे ही सेव करना चाहेंगे। तो पहली बात, ये कहना बेकार की बात है कि इसकी नीड है कि नहीं। यू नेवर नो, देयर कैन बी
data that people will like to put it on blockchain itself rather than putting it on a decentralized storage media system. और जो तुमने एनालॉजी दी, उस एनालॉजी को मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी एनालॉजी दी बाय द वे तुमने, और मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी इस एनालॉजी को और समझिए। बहुत अच्छी बात बोली कि जब मेरे पास गाड़ी है तो मैं पैदल क्यों चलूंगा, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मैं रिलाय किस पे करूंगा? मैं रिलाय फिर भी अपने पैदल चलने की क्षमता पे करूंगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी का तेल खत्म हो सकता है, गाड़ी के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी बर्फ के अंदर फ्रीज हो सकती है, गाड़ी के टायर बर्फ में फ्रीज हो सकते हैं, आगे बाढ़ आ गई तो गाड़ी पानी में नहीं जा सकती। लेकिन पैदल मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूंगा, मैं पैदल अपने ऊपर ज्यादा रिलाई कर सकता हूं। पैदल स्लो होता है, पैदल क्विक नहीं होता है, लेकिन पैदल रिलायबल होता है। ये मेरा है। ऑफ कोर्स, पर ये ऑर्डिनल्स ने नहीं इनोवेट किया है, क्रिप्टो पंक्स ऑलरेडी ऑन चेन है 2019 से, तो लाइक यू नो दैट एग्जिस्ट, बट ऑफ कोर्स व्हाट आई फील इज दैट या जो काशिफ भाई ने बोला एकदम सच है। एंड अगर आप फाइल डेटा सोर्सेस की बात करो, आरवी या फाइल कॉइन, उतने डिसेंट्रलाइज नहीं है, तो इट इज इन अ वे अ गुड वे टू थिंक अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड, नॉन मतलब एकदम ट्रस्टलेस एनएफटीज अगर आप बनाओ तो ऑर्डिनल के तरीके से बना सकते हो। और इथेरियम के ऊपर ये ईथ स्क्रिप्ट्स लैंड नाम का एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स अ गुड वे टू पुट इट। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे आज के। पॉलीगॉन ने अभी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, पॉलीगॉन 2.0 नाम से। उसके तहत वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मैटिक उनका टोकन था, जो कि मैटिक जो कि एक तरह से गैस फीस के रूप में काम कर रहा था फॉर डूइंग एनी ट्रांजैक्शन ऑन देयर पीओएस ब्लॉकचेन, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जीके ईवीएम में नहीं है, इथीरियम से वो लोग गैस फीस यूज करते हैं। सो वो मैटिक को पूरी तरह से गवर्नेंस टोकन बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पीओएस चेन के ऊपर भी अगर कोई ट्रांजैक्शन करे तो वो इथीरियम से करे, जो मैटिक है वो सिर्फ एक गवर्नेंस टोकन बन के रह जाए। एंड फॉर दैट दे हैव लेड आउट द होल प्लान कि मतलब टोकन आर्किटेक्चर कैसे डिफरेंट होगा, हाउ आर दे मूविंग थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। मेरे ख्याल से ये एक तरह से इसीलिए भी आया क्योंकि अभी एसईसी में इनका नाम आ गया दैट पॉलीगॉन और मैटिक टोकन इज अ सिक्योरिटी, एंड दैट्स व्हाई दे हैव रोल्ड आउट अ न्यू रोड मैप, ताकि वो अपना जो कमोडिटी वाला, जो मैटिक एज अ कमोडिटी वाला टोकन का जो उनका क्लेम है, उसको और ज्यादा वो अपना प्रूफ ला सके गवर्नमेंट के ऊपर कि वी आर अ कमोडिटी। आपको क्या लगता है काशिफ भाई? तो यार मेरा कोई इस पे खास टेक नहीं है, यू वेरी वेल एक्सप्लेन दैट, सो दैट्स ओके। आई मीन ये सब तो चलता रहेगा यार, कमोडिटी सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। ऑलराइट, दैट्स इट। आई थिंक हमने काफ़ी सारा ग्राउंड कवर कर लिया काफ़ी जल्दी, एंड आई होप आपको पसंद आया ये शो। हमने ईटीएफ को डिस्कस किया, हमने होल बिटकॉइन की जो सराउंडिंग अभी जो चीज़ें चल रही हैं, कैसे यूएस कोशिश कर रहा है अपने अपने पैसे को अपने कंट्री में रखने की, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कमिंग अराउंड दैट। चलिए, विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेगा और कमेंट करेगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर ट्विटर पे शेयर करेंगे तो दैट विल बी ग्रेट यार, ठीक है ना? ऑलराइट। चलो, थैंक यू वेरी मच।